अब आता है वह दौर वर्ष 1965 का। ये जो वर्ष 1965 का दौर था, इस 65 के दौर में आप सभी जानते हैं कि 1962 में भारत ने चीन के साथ युद्ध किया, मतलब भारत पर हमला किया था चीन, जिसके दरमियान भारत और चीन के मध्य 1962 में युद्ध हुआ। इस युद्ध में भारत की स्थिति थोड़ा सा कमजोर होती है, लेकिन पाकिस्तानियों को ये लगने लगता है कि भारत न बहुत इस युद्ध में कमजोर हो गया है और यही मौका है कि हम कश्मीर को अपने नियंत्रण में कर सकते हैं। और इसी इरादे से वह पुनः भारत के क्षेत्रों में घुसपैठिया स्टार्ट करते हैं और एक ऑपरेशन चलाते हैं। उस ऑपरेशन का नाम है जिब्राल्टर। ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत वह अपने नापाक इरादे को कश्मीर के क्षेत्रों में अपने आतंकवादियों को भेज करके भारत के कश्मीर को, जिसे जन्नत कहा जाता है, उसे अपने नियंत्रण में लेने के लिए, उस मंसूबे को प्राप्त करने के लिए घुसपैठिया करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन हमें फक्र है अपने देश के जवानों पर, ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया। मात्र 17 दिन के युद्ध में लाहौर तक पहुंच गया। हमें फक्र है अपने उन जवानों पर कि 17 दिनों के इस युद्ध में ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया कि लाहौर के दहलीज पर हमारे जवान पहुंच गए और उसे विवश कर दिए घुटना टेकने पर। पाकिस्तान रक्षात्मक मुद्रा में पहुंच गया, रक्षा की भीख मांगने लगा, यूं कह सकते हैं हम। तब जाकर के अंतर्राष्ट्रीय दबाव इस तरह बढ़ गई कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर के भारत और पाकिस्तान के मध्य एक संधि हुआ, जिसे हम ताशकंद समझौता कहते हैं। उस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे और यह ताशकंद समझौता हुआ। ऑपरेशन जिब्राल्टर यहां देख रहे हैं, पाकिस्तानियों के घुसपैठियों का नतीजा है। लाहौर के दहलीज तक पहुंचा भारतीय सेना और 1 सितंबर 1965 के अखूर सेक्टर में बड़ा हमला कर देता है पाकिस्तानियों ने। और यह जो ताशकंद समझौता था 10 जनवरी 1966 को, 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ, जिसके तहत भारतीय सेना ने जो क्षेत्र जीतकर अपने नियंत्रण में कर लिया था, उसे पाकिस्तानियों को लौटा देना पड़ा। जो सवाल आज भी हमारे और हर एक हिंदुस्तानियों के मन में यह उठता है कि जो क्षेत्र हमने जीत लिया था वह क्यों लौटा दिए हम पाकिस्तानियों को। बार बार ये हमारे मन में भी प्रश्न उठता है, आपके भी मन में उठता होगा, जो क्षेत्र हमने जीत लिए वो क्यों लौटा दिए हम पाकिस्तानियों को। ऐसा लगता है कि हम क्या जीते क्या हारे, इस तरह की स्थिति यहां हमें देखने को मिली। लेकिन आप सभी जानते हैं कि इस समझौता के जो समझौता हुआ, इसमें ताशकंद में वहीं पर हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी रहस्यमयी तरीके से, कुछ पता ही नहीं चला कि किस कारण से, इसकी अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु किस वजह से और कैसे हुई। कोई कहता है दिल का दौरा पड़ गया, कोई कुछ, अपने अपने अटकले हैं लोगों के। ये आज तक ले एक सवाल ही बन के रह गया। यही है हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने जय जवान जय किसान के नारा से हमारे किसान भाइयों और हमारे देश के सेनाओं के मनोबल को बढ़ाने का कार्य किया। 11 जनवरी 1966 की रात ताशकंद में दिल के दौरा पड़ने से, लेकिन मौत के पीछे कई सवाल आज भी गुमनाम रूप से बंद है।
किसी को कोई पता नहीं है, आज भी वो गुमनाम है कुछ सवाले। अब आता है वर्ष 1971। वर्ष 1971 का वह दौर, जिस समय भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ, इस युद्ध में भारत ने अपना पहला पोता को जन्म दिया, जिसका नाम पड़ा बांग्लादेश। तो ये वर्ष 1971 का जो युद्ध हुआ, उसमें भारत अपने पहले पोता को जन्म दिया, जिसका नाम पड़ा बांग्लादेश। आज हमें वो भी आंख दिखाने लगता है कभी कभी, आपने देखा है ना कि कैसे वो हमें भी आंख दिखाने लगा है। तो ये बात हमको समझने की आवश्यकता है कि यह 1971 का जो वो दौर है, जिसमें हम 13 दिन के मात्र जंग में 13 दिन के जंग में 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था। पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था। और उसके बाद जाकर के पाकिस्तान का जो पूर्वी हिस्सा था, जिसे आज का बांग्लादेश कहते हैं, जो उस समय पूर्वी बांग्लादेश के नाम से जाना जाता था, वह एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में विश्व के मानचित्र पर स्वयं का अस्तित्व बना सका। और इस समय जो हमारे देश की प्रधानमंत्री थी, उसका नाम था इंदिरा गांधी, जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में, महिला प्रधानमंत्री के रूप में होने का भी इन्हें गौरव प्राप्त है। और इसे आयरन लेडीज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो हमारी इंदिरा गांधी जी है, इनके ही कूटनीतिक चालों से या सूझबूझ से पाकिस्तान का हम 2 भागों में बंटवारा कर सके, जो एक बांग्लादेश और आज का एक पाकिस्तान। उसे पाकिस्तान कहने में भी हमें शर्म ही आती है। यूं कह सकते हैं उसे हम पाकिस्तान नहीं, उसे हम नापाकिस्तान कह सकते हैं। यानी कि वह पाक अब रहा नहीं, वो नापाक हो चुका है। अब आता है यही बात कि पूर्वी पाकिस्तान। और होता क्या है कि जब उस समय इस तरह की परिस्थितियां जब बन जाती है, इस तरह से युद्ध की स्थिति होती है, लाखों शरणार्थी भारत में आते हैं शरण के रूप में, अपने वहां से भाग करके। और इस तरह से भारत में सामाजिक आर्थिक दबाव बढ़ जाता है। यही हमारी इंदिरा गांधी जी के बारे में, द आयरन लेडीज ऑफ इंडिया। अब आता है चौथा, वह मंजर भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध का, जिसे हम कारगिल युद्ध के नाम से जानते हैं। 1999 में वह दौर आया, 1999 का, जिसे हम कारगिल युद्ध के नाम से जानते हैं। और इस कारगिल युद्ध में कहा जाता है कि दुश्मने आतंकवादी, कहिए पाकिस्तान के भेजे हुए चमचे आतंकवादी, वो अपना हथियार वगैरह से लैस पहाड़ पर चढ़ गया था। और इतने ऊंचाइयों पर चढ़ गया था, जिसमें भारतीय सेना उस पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में उन्हें कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। किंतु वह दुश्मन भले इतने ऊंचाई पर स्थित थे, लेकिन हमारे जवानों के जो हौसले थे वह उससे कहीं ज्यादा ऊंची थी। और इस तरह से भारत 1999 के कारगिल युद्ध में ऑपरेशन विजय के तहत अपनी विजय सुनिश्चित करता है। इसमें हमारे एक वीर के नाम बहुत चर्चित है, जिसका नाम है विक्रम पात्रा। इनका यहाँ पिक भी आप देख सकते हैं। इन्होंने कहा था दिल मांगे मोर। ये एक सिर्फ डायलॉग नहीं थे, बल्कि जीत का एक ऐलान था। तो ये ऑपरेशन विजय के तहत कारगिल के युद्ध में हमने पाकिस्तानियों पर विजय तिरंगा लहराया था।
उसके बाद भी पाकिस्तानी बार बार अपने नापाक इरादे के मंसूबे को पूरा करने के लिए आतंकवादियों को भारत में भेजता रहा, घुसपैठिया करता रहा। अब आता है वह दौर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक वर्ष 1916 से 1919 का दौर। सर्जिकल स्ट्राइक जिसमें हमारे देश के जो राजनीतिक विचार है उसमें एक परिवर्तन आया। वो क्या परिवर्तन आया कि अब तक हमने जितने भी वार पाकिस्तान के साथ हुआ वो हमने एक डिफेंसिव मोड में किए, यानी कि पाकिस्तानी ही हम पे थोपते थे और हम उसका जवाब देते थे इस तरह से कि अपने आप को सुरक्षात्मक रूप से लड़के। लेकिन राजनीतिक विचारों में क्या परिवर्तन आया कि यदि अब पाकिस्तान भारत में घुस करके किसी भी प्रकार के आतंकवादी हमला या गतिविधियां करेगा तो उसके घर में घुस करके हम मारेंगे। यह विचार हमारे राजनीतिक विचारों में परिवर्तन के रूप में दर्शित होता है कि यदि अब पाकिस्तान हमारे भारत के क्षेत्रों पे आकर के अपना कोई भी मंसूबा किसी भी प्रकार के आत्मघाती हमले को अंजाम देता है तो हम उसके घर में घुस करके इसका जवाब देंगे। अब हम घर में घुस के मारेंगे। अब आता है वर्ष 1919, वह पुलवामा हमला, 14 फरवरी का दिन। दोस्तों बताइए, ये प्यार मोहब्बत का दिन है 14 फरवरी, और इस दिन आतंकवादियों ने हमारे जवानों के इस तरह से जो हमारे सीआरपीएफ के काफिले थे उस पर आतंकी हमला कर दिया। जिसमें हमारे लगभग 40 जवान शहीद हो जाते हैं पुलवामा अटैक में। जिसके उत्तर में हमने सर्जिकल स्ट्राइक स्टार्ट करते हैं। आप सभी इस बात से अवगत ही हैं कि कैसे हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक के द्वारा उस पुलवामा अटैक का जवाब दिया था पाकिस्तानियों को। और इस तरह से कुछ समय तक ले बड़े तौर पे, वैसे तो छोटा मोटा घुसपैठिया तो पाकिस्तानी हमेशा करता रहा, लेकिन एक लंबे समय तक ले एक बड़े आत्मघाती अंजाम को भारत में नहीं दे सका। लेकिन पहलगाम, ये पहलगाम का हमला जो 22 अप्रैल को पाकिस्तानियों के द्वारा पर्यटकों पर को जो किया गया, यह एक ऐसा मंजर को चित्रित कर दिया जो हर एक भारतवासी पाकिस्तानियों को विश्व के मैप से मिटता हुआ देखना चाहता है। कोई नहीं चाहता है अब कि पाकिस्तानियों का अस्तित्व बचा रहे। और हमारी एक बहन, कोई एक भाई या एक माँ, एक बेटी, ऐसे कई बहनें जिन्होंने अपने भाई को खोया, जिन्होंने अपने पति को खोया, जो माँ अपने पुत्र को खो दिए, उनके आंसू चिक्कार चिक्कार कर सिर्फ एक ही सवाल करता है कि अब पाकिस्तानियों का अंत होना अब संभावी बन गया है। और इसी के जवाब में हमारे देश के नारी शक्ति के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। ऑपरेशन सिंदूर जो हम नारियों के अस्तित्व की वीर गाथा कहें या हमारा मुकुट
के शोभायमान लालिमा को प्रदर्शित करने वाला यह सिंदूर ऑपरेशन के तौर पर हमने पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब उसके घर में घुस करके दिया, किंतु पाकिस्तानी फिर से अपने नापाक इरादों के तहत झूठ पे झूठ बोल बोल करके दुनिया को भ्रमित करने का प्रयास भी कर रहा है और भारत में ड्रोन हमला, मिसाइल हमला कर रहे हैं, किंतु भारत उन सभी का मुंहतोड़ जवाब देते हुए उसके सारे हमला को विफल करने में अब तक सफल है। थोड़े बहुत जो भी कुछ घटनाएं घटित हो रही है वो देखने को मिल रहा है, किंतु उसके किसी बड़े मंसूबे को सफलतापूर्वक भारत के क्षेत्रों में